अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट सैम्पलिंग। हमने अभी तक डिस्कस किया था कि ऑडिटर्स जब किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने लगते हैं तो उनके पास अवेलेबल कितने टाइप के ऑडिट्स हो सकते हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं। फिर हमने स्टडी किया ऑडिट प्रोसीजर्स को, देखा कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने लगता है तो उसके पास दो प्रोसीजर्स हो सकते हैं ऑडिट्स के लिए। एक हो सकता है ऑडिट ऑफ कंट्रोल, मतलब बिजनेस के डिफरेंट कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ को ऑडिट करना, और दूसरा हमने पढ़ा था ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस, जिसमें जो कि एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा होता है उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है ऑडिट सैम्पलिंग। अब देखें, जब हम बिजनेस का ऑडिटर जो चाहे इंटरनल ऑडिटर हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हो, जिसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडिट करने लगेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, डेटा को असेस करेगा। तो आपने अभी तक देखा कि जी अगर लेट्स सपोज हमने जैसा मैंने भी क्लास आपको एक एक्सरसाइज, एक टास्क भी दिया है जिसमें आपने एक ट्रांजैक्शन साइकिल के जो कंट्रोल्स सेट किए हुए हैं बिजनेस ने, उनको ऑडिट करने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर्स लिखने को कहा था। तो आपने देखा था कि हर स्टेप पे आपको मल्टीपल मतलब ऑडिटर को हर स्टेप ऑफ दैट साइकिल विल नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स, जिसके बेसिस पे वो उन कंट्रोल्स को टेस्ट कर सके। ठीक है। इसी तरह से जब बिजनेस की फाइनेंशियल्स को ऑडिट किया जाता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को, तो उसके लिए भी हर अकाउंट, हर वैल्यू को चेक करने के लिए, हर वैल्यू को ऑडिट करने के लिए आपको अलग से एक ऑडिट प्रोसीजर लिखना पड़ता है। तो अगर एक बिजनेस है जो कि अपने पूरे एक साल की ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करवा रहा है, तो ऑडिटर के पास तो बहुत सारा डेटा मौजूद होगा ना चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक सैम्पलिंग का तरीका होता है। द ऑडिटर्स नीड टू चूज अ सर्टेन सैम्पल फ्रॉम ऑल द डेटा जिसका ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम ऑडिट सैम्पलिंग पे बात करेंगे। हर ऑडिटर की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो ऑडिट प्रोसेस डिफाइन कर रहा होता है, ही और शी हैज़ टू आइडेंटिफाई कि जी जो हमने ऑडिट कंडक्ट करना है ये कितने डेटा पे कंडक्ट करना है। इसमें हम ऑडिटर के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही और शी कैन सेलेक्ट ऑल द आइटम्स टू कंडक्ट एन 100% ऑडिट, जिसमें कंप्लीट 100% डेटा को चेक किया जाता है। ऑडिटर ये भी डेटा सैंपल यूज़ कर सकते हैं। This type of means of selecting your data items are used when the population is small, very small as compared to the data. मतलब जो पॉपुलेशन हमने जो पॉपुलेशन है, जिस डेटा का हमने, ओवरऑल डेटा का हमने एनालिसिस करना है, ऑडिट करना है, वो बहुत छोटा अमाउंट का डेटा है, और देर इज़ अ हाई रिस्क दैट इफ़ द ऑडिटर रिपोर्ट समथिंग रॉन्ग, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे या ऑडिटिंग फर्म के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान हो सकता है। उस सिचुएशन में 100% टेस्टिंग यूज़ होती है, मतलब उस टाइम पे ऑडिट के लिए तमाम किस्म का डेटा यूज़ किया जाता है। इस किस्म के ऑडिट के लिए यूजुअली हम आईटी सिस्टम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपने 100% टेस्टिंग करनी है, हर किस्म के डेटा को चेक करना है, तो मैनुअली अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल तो मोस्टली इधर क्या होता है, यहाँ पे आईटी सिस्टम्स यूज़ होते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि यूज़ की जाती हैं फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ ऑडिट. Second means of conducting or selecting data is to select specific items. बास टाइम ऑडिटर्स क्या करते हैं, ऑडिटर जब अपने डेटा को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को खाली चेक करते हैं। ये वो आइटम्स होते हैं जिनकी हाई वैल्यू होती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑडिटर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है, आप ऑडिटर हो और क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे लगता है कि मेरे जो पेबल्स हैं, लेट्स सपोज, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है, मतलब जब कंपनी पेमेंट्स करती है, जो हमारा कैशियर है वो पेमेंट्स को खुद खा लेता है, वो गलत डेटा को एंटर कर रहा है, कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में अब आपको तमाम फाइनेंशियल डेटा को जो है वो चेक करने की, असेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, सिर्फ जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया है आप उसी का डेटा चूज़ करोगे। ठीक है। तो लेकिन अगर ऑडिटर ये मींस ऑफ सिलेक्टिंग डेटा फॉर ऑडिटिंग यूज़ कर रहा होता है, तो ही शुड कीप इन माइंड के
जब आप स्पेसिफिक आइटम्स को चूज़ करके उनको ऑडिट करते हो तो दी स्पेसिफिक आइटम्स डज नॉट प्रोजेक्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि क्लाइंट ने आपको कहा है कि जी आप उनको लगता है कि जिनके पेबल्स में मसला है तो आप पेबल्स का डेटा को चेक कर लो कि शायद कैशियर कहीं कोई गलत पेमेंट्स तो अपने नाम पे नहीं विड्रॉ कर रहा। तो इस सिचुएशन में अगर तो ऑडिट कोई जो भी रिजल्ट आउटकम देता है, लेट्स सपोज ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है कि जी हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर बिजनेस के बाकी अकाउंट्स में भी मसला है, बाकी अकाउंट्स भी गलत स्टेट किए गए हैं। जो रिजल्ट्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक आइटम्स चूजन फॉर ऑडिट पर्पज। फिर थर्ड होता है ऑडिट सैम्पलिंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑडिट सैम्पलिंग एंड सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स इज कि ऑडिट सैम्पलिंग में भी आप क्या करते हो, यू चूज सर्टन ग्रुप ऑफ आइटम्स फ्रॉम द होल डेटा जिसके ऊपर ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, लेकिन ऑडिट सैम्पलिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं दे कैन बी प्रोजेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो भी ऑडिट सैम्पलिंग से आपने सैम्पल बनाया उस पर ऑडिट कंडक्ट किया तो जो ऑडिट का रिजल्ट है वो जनरलाइज हो सकता है पूरी पॉपुलेशन के लिए। जी अगर ऑडिट सैम्पल से शो हुआ है कि बिजनेस अपने फाइनेंशियल्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहा है तो इट मीन्स कि उसके बाकी रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स तमाम डेटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है। Audit sampling basically है क्या? Audit sampling means the application of audit procedures to less than 100% of the items within an account balance or class transactions to enable auditors to obtain and evaluate audit evidence about some characteristic of the item selected in order to form or assist in forming a conclusion concerning the population which makes up the account balances of class of transactions। मतलब हमने जिन अकाउंट बैलेंसेस या ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना है या ऑडिट प्रोसीजर्स कंट्रोल प्रोसीजर्स का ऑडिट करना है, मींस ऑफ जितने कंट्रोल्स बिजनेस ने सेट किए हैं उनका ऑडिट करना है, जिस किस्म के अभी ऑडिट किया जा रहा है। तो ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है, जहाँ पे हम अपना पूरा जो पॉपुलेशन है 100% डेटा है, हम उस 100% डेटा में से कुछ डेटा को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ऑडिट कंडक्ट किया जाता है और उस ऑडिट का जो कंक्लूजन है वो फिर पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज किया जा सकता है। ये बिल्कुल जिस तरह से आप रिसर्च आपने पढ़ा होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने ये टर्म सैम्पलिंग देखा होगा ना। जब भी डेटा का एनालिसिस किया जाता है तो समटाइम जो कम्प्लीटली अवेलेबल डेटा होता है उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर उस पूरे डेटा में से एक ग्रुप को, एक सेक्शन को चूज़ किया जाता है और उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। तो बिल्कुल ऑडिट सैम्पलिंग भी वही चीज़ है। अब पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन रेफर्स टू ऑल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच द ऑडिटर विशेस टू टेक सैम्पल्स। जितनी भी अवेलेबल ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, बिजनेस ने एक साल का ऑडिट करना है तो एक साल की तमाम ट्रांजैक्शंस विल कंस्टिट्यूट द population. Population should consist of homogeneous items so that all items will have an equal chance of being selected. जो population होती है उसमें homogeneous items होते हैं, जैसा for example आपने एक population सेट की, you need to test इनकम स्टेटमेंट के का एनालिसिस ऑडिट कर रहे हो तो फिर तमाम इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स होंगे, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस होंगे विच आर सिमिलर इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए आप वो चूज़ करके क्या करोगे, अपना लाइक पॉपुलेशन विल कंस्टिट्यूट द होल data. For test of controls, the auditor must consider the possibility that the apparent population may not be homogeneous with respect to design of the internal control system. जब आप कंट्रोल्स टेस्ट करना चाह रहे होते हो ऑडिट्स के थ्रू, तो आपने ये देखना होता है कि जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं होगी। इट कैन बी यू विल नीड टू लाइक योर पॉपुलेशन विल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, जबकि ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, आपके पास होमोजीनियस डेटा अवेलेबल होता है। फिर है जी, ऑडिट एफिशिएंसी इज इम्प्रूव बाय ओनली टेस्टिंग वेरी स्मॉल सैम्पल्स ऑफ लो वैल्यू आइटम्स एंड लार्जर सैम्पल्स फ्रॉम हाई वैल्यू आइटम्स।
याद रखें कि जब भी ऑडिट पूरी पॉपुलेशन को ऑडिट करने के लिए आप सैम्पल डिसाइड कर रहे होते हो, तो अगर आपकी पॉपुलेशन में जितना डेटा है इट कंसिस्ट ऑफ लो वैल्यू आइटम्स, मतलब पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसमें आप इतना लाइक डेटा इतनी इंपॉर्टेंस का नहीं है या इतनी वर्थ का डेटा मौजूद नहीं है, तो फिर उसमें जो आप सैम्पल चूज़ करते हो वो कम वैल्यू का, तो स्मॉल सैम्पल चूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपकी पॉपुलेशन ऐसे आइटम्स इंक्लूड करती है जिसमें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, रिस्की आइटम्स हैं, अगर उनको गलत रिपोर्ट कर दिया गया, उनके बारे में गलत रिपोर्टिंग कर दी गई, तो बिज़नेस का कोई बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब वो जो पॉपुलेशन है इट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस सिचुएशन में जो आपका सैम्पल विड्रॉ होगा इट विल बी लार्ज इन साइज। सैम्पल यूनिट्स क्या होते हैं जी? सैम्पल यूनिट्स विद इन अ पॉपुलेशन कैन बी अ ट्रांजैक्शन, एन इनवॉइस, अ पेमेंट, अ मॉनेटरी यूनिट और अ बैलेंस। बेसिकली जो भी आपने ऑडिट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन को ऑडिट करना है, जो भी डेटा को ऑडिट करना है, उसे हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शंस को ऑडिट कर रहे हो तो सैम्पलिंग यूनिट विल बी दैट ट्रांजैक्शन। अगर आप इनवॉइसेज और पेमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो तो ये इनवॉइसेज या पेमेंट्स आपका सैम्पलिंग यूनिट होंगी। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंसेस का ऑडिट करना चाह रहे हो तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंसेस जो वो सैम्पलिंग यूनिट होंगे। है तक बात समझ में आती है? अब ये सैम्पलिंग जब की जाती है तो दिस कंस्टिट्यूट अ सर्टन रिस्क ऑन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑन द ऑडिट प्रोसेस। दो तरह के रिस्क आ सकते हैं ड्यू टू सेलेक्टिंग ऑडिट सॉरी सेलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। पहली टाइप का रिस्क है सैम्पलिंग रिस्क और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। Sampling risk relates to the possibility that a properly drawn sample may by chance not be representative of the population. ये रिस्क बेसिकली ये स्टेट करता है कि जो आपने सैम्पल, जो ऑडिटर ने सैम्पल चूज़ किया है, इफ़ इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, फिर इसका मतलब है कि जो सैम्पल का रिज़ल्ट होगा वो गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा होगा आपकी पॉपुलेशन की डेटा को, ठीक है ना। तो ये सैम्पलिंग रिस्क है कि अगर ऑडिटर ने प्रॉपर सैम्पल नहीं चूज़ किया, प्रॉपर सैम्पल नहीं बनाया है, तो फिर जो सैम्पल का रिज़ल्ट है वो गलत रिपोर्ट किया जाएगा और ये गलत रिपोर्ट हम जनरलाइज कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन को। So this is a sampling risk. It is the risk that the auditor's conclusion about internal control or the details of transactions and balances based on a sample may be different from the conclusion that would result from an examination of the entire population. इसका मतलब है हो सकता है अगर हमने गलत सैम्पल चूज़ किया है तो हो सकता है जो हमारा सैम्पल का रिजल्ट हो वो डिफरेंट हो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जबकि नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क रेफर टू द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क दैट इज नॉट ड्यू टू एग्जामिनिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ द डेटा। ये वो रिस्क है जो कि ऑडिट के ऊपर आ रहा होगा, लेकिन ये सैम्पलिंग प्रोसेस की वजह से नहीं हो रहा, ऑडिट सैम्पलिंग की वजह से नहीं हो रहा, सैम्पल बनाने की वजह से नहीं हो रहा, किसी और वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? ऑडिटर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो आपने अगर ऑडिटर ने प्रॉपर सैम्पल भी बना लिया लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं था ऑडिट का, तो उससे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है ऑडिट प्रोसीजर में। टाइम प्रेशर हो, ऑडिटर को कंपनी ने कहा है कि जी आपने 2 दिन में रिपोर्ट लिख के देनी है तो जल्दी जल्दी का काम करेगा, तो हो सकता है ऑडिटर से कुछ डेटा चेक होने से मिस हो जाए। पूरा प्लानिंग की है ऑडिटर ने, ऑडिटर के पास जो बिजनेस है न्यू क्लाइंट, तो ऑडिटर के पास प्रॉपर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है ऑडिटर के पास। उस सिचुएशन में भी जो आपके सैम्पल का रिजल्ट है वो डिफर हो सकता है फ्रॉम द एंटायर रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब सैम्पल्स बनाते हैं तो इसमें एक तो सैम्पलिंग रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। सैम्पल साइज जाहिर बात है, जो आपने पूरी पॉपुलेशन से सैम्पल चूज़ किया उसमें कितने आइटम्स, कितना डेटा, कितने अमाउंट ऑफ डेटा, कितनी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, इट कंस्टिट्यूट्स द सैम्पल साइज। In determining the sample size, the auditor should consider whether sample risk is reduced to an acceptance level or acceptability low level. आपका सैम्पल साइज़ इतना होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका जो सैम्पलिंग रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक कम हो गया है कि नहीं हो गया। सैम्पलिंग रिस्क क्या था कि जो आपने सैम्पल विड्रॉ किया है इट डज़ नॉट पोर्ट्रेज होल ऑफ द पॉपुलेशन। जो आपका सैम्पल है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग होल पॉपुलेशन। तो आप क्या ऑडिट प्रोसेस में डेटा का सैम्पल साइज इतना होना चाहिए कि ये सैम्पलिंग रिस्क जो है इट इज़ रिड्यूस टू अ स्लोएस्ट लेवल, कि ये रिस्क कम से कम हुआ। सैम्पल मतलब ऐसा होना चाहिए, सैम्पल का साइज इतना होना चाहिए कि इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन।
Sampling risk arises from the possibility that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion that would be reached if the entire population was subjected to the same audit procedure. सैम्पलिंग रिस्क जैसे पहले लास्ट स्लाइड में बता दिया कि सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है कि आपके जो सैम्पल का आउटकम है वो अलग हो फ्रॉम द आउटकम्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. The sample size can be calculated by application of a statistically based formula or through professional judgment objectively applied to the circumstances. ये जो सैम्पल साइज़ है ये हम स्टैटिस्टिकली बेस्ड फार्मूलाज पे भी कर सकते हैं. जरा सिंपल एक रिसर्च में आपने या स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा सैम्पल साइज़ को, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है सैम्पल साइज़ का. फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज़, किस बेसिस पे एक ऑडिटर अपना सैम्पल साइज़ कम या ज़्यादा करता है, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज़ द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल. मतलब कि ऑडिटर कितना कॉन्फिडेंट होकर अपनी रिपोर्ट लिखना चाह रहा है, अपना ऑडिट कंडक्ट करना चाह रहा है, उस बेसिस पे सैम्पल साइज़ डिटर्मिन किया जाएगा. जितना ज़्यादा ऑडिटर फॉर श्योर होके कोई अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बात करना चाह रहा है उसको उतना ज़्यादा बड़ा लार्ज सैम्पल साइज़ ऑडिट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बात को ज़्यादा श्योरिटी के साथ लिख सके रिपोर्ट में. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जितना ऑडिटर को लगता होगा कि जी हमारे पास कंपनी आई है, इसमें इस कंपनी की वर्किंग ऐसी थी कि इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि जो फाइनेंशियल्स हैं बिजनेस के उनमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है. जितना ज़्यादा रिस्क होगा ऑडिटर क्या करेगा उतना बड़ा सैम्पल साइज़ लेगा. ये होता तब है जब बिजनेस ऑडिटर को लगता है कि जो कंट्रोल्स बिजनेस ने खुद सेट किए हुए थे डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए वो कंट्रोल्स वीक हैं. अगर कंट्रोल्स वीक होंगे तो इसका मतलब है जो कि ट्रांजैक्शंस हैं या बैलेंसेस हैं उनमें गलतियों के मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं. इस सिचुएशन में जो सैम्पल साइज़ है वो ऑडिटर्स बड़ा रखेगा ताकि मैक्सिमम डेटा को टेस्ट कर सकें. टॉलरेबल एरर, अगर ऑडिटर को लगता होगा कि जी जो कि एरर अगर हो सकते हैं ड्यू टू ऑडिटिंग, वो एरर्स कितने टॉलरेबल हैं. अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई चीज़ मिस्टेक हो जाए, गलत रिपोर्ट हो जाए, कोई एरर आ जाए, तो अगर बिजनेस की वर्किंग्स तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर सैम्पल साइज़ क्या होगा, कम होगा. लेकिन अगर टॉलरेबल एरर कम है तो फिर सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा. लेकिन अगर बिज़नेस ऐसा है कि जो कि गलतियाँ टॉलरेट कर सकता है, एक ऐसा बिज़नेस जिसने कंटिन्यूस पिछले 7-8 सालों से वो अपना ऑडिट करता आ रहा है और ऑडिट की रिपोर्ट्स आर जेन्युइन, एक अच्छे ऑडिटर से उन्होंने ऑडिट करवाया हुआ था, तो अगर अब हम उस कंपनी को ऑडिट करते हैं तो हमारा जो टॉलरेबल एरर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछला डेटा आप यूज़ करोगे अपनी ऑडिट को कंडक्ट करने में, ठीक है ना. तो आपके पास एरर होने के चांसेस क्या हैं, कम है. जब एरर होने के चांसेस कम हैं तो फिर आपका सैम्पल साइज़ क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के पास एरर टॉलरेंस ज़्यादा है, ठीक है. एक्सपेक्टेड एरर, अगर ऑडिटर को जितना लगता होगा कि जी उसकी ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू एरर ज़्यादा अगर हो सकते हैं, बिज़नेस की वर्किंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की है, बहुत ज़्यादा डेटा को आपके पास अवेलेबल है जिसको आपने ऑडिट करना है, बिज़नेस के बारे में पुरानी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट शो करती हैं कि इस बिज़नेस में बड़े ज़्यादा घपले हो चुके हैं, इसके अकाउंट्स में स्टेट हो चुके हैं, मतलब अब भी चांसेस हैं कि कंपनी ने गलत कुछ अपने डेटा को रिकॉर्ड किया होगा, कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ मिस स्टेटमेंट्स इसमें आई होंगी, एरर्स के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है. तो उस सिचुएशन में ऑडिटर की कोशिश होगी कि सैम्पल साइज़ को बड़ा रखें. पॉपुलेशन साइज़, फॉर लार्ज पॉपुलेशंस लिटिल इफ़ एनी इफेक्ट. सैम्पल्स, अगर पॉपुलेशन बड़ी हो तो सैम्पल साइज़ का इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर पॉपुलेशन छोटे साइज़ की तो सैम्पल साइज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. स्ट्रैटिफिकेशन, when a population can be appropriately stratified by dividing into discrete subpopulations which have an identifying characteristic, the aggregate of the sample sizes will generally be lower for the same sampling risk than if one sample had been drawn from the whole population. अगर आपका लाइक पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है, सब पॉपुलेशंस में डिवाइड हो सकती है, स्ट्रैटिफिकेशन उसकी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में
जो सैम्पलिंग अगर दो और दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिनका सैम्पलिंग रिस्क सिमिलर है और कम है, तो फिर आपको उन दो तीन ग्रुप्स में से एक बड़ी सैम्पल विड्रॉ करने के बजाय अगर आप छोटा सा सैम्पल भी विड्रॉ कर लोगे तो इट विल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो उस टाइम पे सैम्पल साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। जब बिजनेस ने प्रॉपर बिजनेस का डेटा है जिसमें ग्रुपिंग्स हुई हुई है, तो फिर आप अपने जो सैम्पल साइज़ है वो छोटा रख सकते हो। लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पे एक सैम्पल का सैम्पलिंग रिस्क इज सिमिलर टू द अदर, सॉरी, एक ग्रुप का सैम्पलिंग रिस्क दूसरे ग्रुप के सैम्पलिंग रिस्क के ही बराबर है, मतलब दोनों एक ही तरह के रिस्की डेटा हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में ज़्यादा रिस्की डेटा है, एक ग्रुप का ज़्यादा मसला है, तो फिर जाहिर बात है उससे आपको ज़्यादा सैम्पल विड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? आप इसको कंटिन्यू करते हैं फिर।